शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि टीचर एजुकेशन की 4th यूनिट पूरी समाप्त हो चुकी है। अब हमारी जो यूनिट आज से स्टार्ट होने वाली है वो है 5th यूनिट करिकुलम स्टडीज़। तो करिकुलम स्टडीज़ में हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि करिकुलम स्टडीज़ में हमारे कई सारे टॉपिक्स हैं और उनमें भी सब टॉपिक्स हैं। तो जो सब टॉपिक हैं भी हैं कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, स्ट्रेटजी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, स्टेजेस इन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, है ना, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, बेंचमार्क, रोल ऑफ नेशनल लेवल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये हैं हमारे 9 सब टॉपिक्स और इन सब टॉपिक्स में भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनमें भी सब टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में भी। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहले वाला कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे हम? कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। हम इसमें बताएंगे कि कंसेप्ट ऑफ करिकुलम क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ करिकुलम जैसे आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपना सिलेबस पढ़ते हैं। सिलेबस एक छोटा रूप है करिकुलम का, ठीक है। तो करिकुलम में क्या आता है? करिकुलम को दौड़ का मैदान भी कहते हैं। आप बीएड से एमएड में, बीएड में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसको रेस कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, दौड़ का मैदान। लेकिन दौड़ का मैदान इसको कहते क्यों है? दौड़ का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि घोड़े के दौड़ का मैदान में कौन दौड़ता है? घोड़ा। रेस कोर्स में घोड़े के दौड़ का मैदान कहा जाता है। अब यानी कि ये दौड़ का मैदान का मतलब है लक्ष्य को प्राप्ति की मंजिल, लक्ष्य के प्राप्ति की मंजिल। घोड़े के दौड़ने का मैदान मतलब कि इतना 1 मीटर 2 मीटर दे दिया घोड़े को कि वहाँ तक दौड़ना है, वहाँ दौड़ने के बाद में वो जो है फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, या मतलब कि गिर ही जाएगा, जो भी होगा। लेकिन ये सीमा है, यहाँ के बाद में वो फर्स्ट आ जाएगा या पास हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो करिकुलम है हमारा, जो करिकुलम है, करिकुलम में भी एक स्टूडेंट्स के पास में क्या होता है? लक्ष्य होता है और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको दौड़ना क्या पड़ता है? मतलब उसको उसके संदर्भ में दौड़ना नहीं आएगा, वो उसको संदर्भ में आएगा कि उस जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। या तो वो धीमी गति से चलेगा या वो तेज गति से चलेगा, लेकिन फोकस उसका लक्ष्य पर होगा, यानी कि पास होना है, फर्स्ट आना है, पोजीशन लानी है, इस तरीके से उसका लक्ष्य होगा। करिकुलम का यह मतलब है, ठीक है। करिकुलम में एक शब्द आता है सिलेबस। सिलेबस होता है जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि नेट का सिलेबस है, बीएड का सिलेबस है, एमएड का सिलेबस है। सिलेबस एक छोटा रूप हो गया, वृहद रूप का एक छोटा रूप हो गया सिलेबस। और करिकुलम में क्या आता है? करिकुलम में को करिकुलर एक्टिविटी आ जाती है और सिलेबस भी आ जाता है, दोनों चीज इसमें आ जाती है। इसमें सैद्धांतिक और क्रियात्मक ज्ञान दिया जाता है एक निश्चित सीमा में। मैंने बताया ना, एक निश्चित सीमा होती है, वहाँ पर तो आपको मतलब उसके बाद में अगर आप इतनी निश्चित सीमा आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका कोई ना कोई परिणाम या रिजल्ट आ जाता है, तो इसको कहते हैं करिकुलम। इसको और अच्छी तरह से जानने के लिए हम पढ़ते हैं। पाठ्यचर्या के आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत यह कहा जाता है किसी भी कक्षा शिक्षण के अंतर्गत जो सैद्धांतिक और क्रियात्मक ज्ञान एक निश्चित सीमा में छात्रों को दिया जाता है उसे पाठ्यचर्या करिकुलम कहते हैं। पाठ्यक्रम में और पाठ्यचर्या में भेद है, मैंने अभी बताया आपको। सिलेबस आप जैसे कि आपका सिलेबस है ये यूजीसी नेट का, बीएड का सिलेबस, जो थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जाता है सिलेबस होता है, क्रियात्मक भी होता है, सारा मिल करके क्रियात्मक और ये जितना भी होता है इंटर्नशिप वगैरह मिलकर आपका करिकुलम बन जाता है। तो करिकुलम स्टडीज के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या कहा है कि करिकुलम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत तरीकों से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभव की वह संपूर्णता निहित है जिसका छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, वर्कशॉप, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, यानी कि जब हम पीटी कराते हैं, हमें एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, प्रयोगशाला में जो हम लेबोरेटरी में जो हम वो करते हैं, है ना, साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ शिक्षक शिष्यों के और जब शिक्षक के शिष्य के बीच में जो क्या होता है? रैपोर्ट होता है ना, रैपोर्ट होता है। और रैपोर्ट भी कैसा? अनौपचारिक, जैसे हम बात करने लगते हैं शिक्षक से कि सर हमारी ये समस्या है, बताइए, हम ये जो यहाँ हम
यहाँ पर हम अटक गए हैं, हमें जरा ये सोल्यूशन कर दीजिए। इस तरह से अनौपचारिक, या वैसे भी कोई कक्षा शिक्षक की बात नहीं है, वैसे ही कोई अनौपचारिक बातचीत में अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त इस प्रकार विद्यालय की का समस्त जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है। यानी कि विद्यालय का समस्त जीवन ही पाठ्यक्रम हो जाता है। यह छात्रों के जीवन का समस्त जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। जितने भी पक्ष होते हैं, नैतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, फिजिकल पक्ष, जितने भी पक्ष होते हैं इंसान के, सामाजिक क्या बोलते हैं उसको, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, जितने भी होते हैं सामाजिक, ये सारे पक्षों को वो प्रभावित करता है और एक संतुलित जीवन प्रदान करने की कोशिश करता है। संतुलित जीवन प्रदान कोशिश क्या, संतुलित जीवन प्राप्त होता है। हम पढ़े लिखे हैं तभी तो आज हम पढ़ा रहे हैं, तो संतुलित जीवन जिया है ना हमने, तो विकास में सहयोग देता है, संतुलित जीवन को जीने के विकास में सहयोग देता है। ये है पाठ्यचर्या। इसको क्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में आपको पता लग गया डिफरेंस क्या है। तो करिकुलम, एक और 3-4 लाइन और पढ़ लेते हैं करिकुलम में, और अच्छी तरह से आपका जो क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट कि एक करिकुलम इज सेट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट द लर्नर हैव गो थ्रू इन ऑर्डर टू अचीव रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव which is planned coherence of a theory and research based on past, present, professional practice। यानी कि अब लर्नर क्या है कि लर्नर क्या करेगा, लर्नर जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस है वो लेता है, करिकुलम के थ्रू लेता है। लर्नर सारे लर्निंग एक्सपीरियंस करिकुलम के थ्रू होता है, लेकिन करिकुलम के थ्रू पढ़ाने के लिए तो कोई चाहिए, तो कौन पढ़ाता है, टीचर। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जो प्रोफेशनली जो है जो प्रोफेशनल्स है वो पढ़ाते हैं उनको, और जो उनका ज्ञान है उसको, वो जो प्रोफेशनल है उनका जो ज्ञान है, जो टीचर है जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चरर है, जो प्रोफेसर है जो पढ़ा रहे हैं, उनका जो ज्ञान होता है वो जो है विच इज प्लान्ड, उनका जो ज्ञान होता है वो प्लान्ड होता है, कोहेरेंस होता है, एंड ऑफ ए थ्योरी एंड विच बेस्ड ऑन पास्ट, प्रेजेंट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, क्योंकि वो भी उस चीज़ को ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। तो इसका पूरा का पूरा सारी निकल गया। एक करिकुलम ये सेट ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस दैट द लर्नर हैव गो थ्रू इन ऑर्डर टू अचीव रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्या इस पर बच्चे के पास क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है कि आपको पास होना है, सारा कोर्स पढ़ के आपको पास होना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट पोजीशन लेनी है, ये है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो यही है ना हमारा, सॉरी स्टूडेंट्स का यही है ना कि हमें पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, जिले में नाम रोशन करना है, जो भी उनका टारगेट है, लक्ष्य है, गोल है, जो कि ये जो लक्ष्य है वो प्लान्ड होता है, क्योंकि करिकुलम भी प्लान्ड है, टीचर भी प्लानिंग के अनुसार पढ़ा रहा है, बच्चा भी प्लानिंग के अनुसार पढ़ रहा है, तो स्कूल मिलाकर सारा प्लानिंग के अनुसार काम चल रहा है। तो प्लानिंग है जिसमें कोहेरेंस है, मतलब कोहेरेंस में टुगेदरनेस है, टीचर मिला हुआ है, पाठ्यक्रम मिला हुआ है, स्टूडेंट मिला हुआ है, टीचर मिले हुए हैं, और थ्योरी, उसमें सिद्धांत होते हैं, रिसर्च होती है, बड़ी बड़ी रिसर्च, जब करिकुलम बनता है रिसर्च के आधार पे तो बनता है, थ्योरीज बनती हैं, है ना, बेस्ड ऑन पास्ट, प्रेजेंट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस। पास्ट में कि जो पढ़ा रहे होते हैं वो भी अनुभवी ही होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं। तो इस तरीके से करिकुलम पूरा का पूरा हमारे पास ये इस तरह से करिकुलम स्टडीज है। ये करिकुलम की एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको आज बताई। फिर एक और हमारे विद्वान है, बड़े फेमस विद्वान है हमारे ड्यूवी, उनके अनुसार पाठ्यचर्या केवल अध्ययन की योजना या विषय सूची नहीं है कि अध्ययन के पहले यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी, छठी, ये केवल ये यूनिट का ही कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि कार्य अनुभव की श्रृंखला है। बल्कि क्या है, कार्य अनुभव, क्यों उससे एक्सपीरियंस भी लेते हैं। जैसे कोई मतलब थ्योरी पढ़ी हमने, प्रैक्टिकल, तो कार्य अनुभव हुआ ना उस चीज़ को, हमने कार्य अनुभव किया। पाठ्यचर्या समाज में कलात्मक ढंग से पाठ्यचर्या क्या करती है, कलात्मक ढंग से। कभी कभी पाठ्यचर्या में क्या होता है कि हमारी जो है पेंटिंग की एग्जीबिशन लग गई, कंपटीशन हो गई, मेहंदी कंपटीशन हो जाती है, या फिर वाद विवाद कंपटीशन होती है, या फिर आर्टिकल लिखने की कंपटीशन होती है, मैगजीन्स में अपने आर्टिकल छपवाने की कंपटीशन होती है। तो इस तरीके से बच्चों के जो प्रशिक्षण का शिक्षकों के पास एक साधन है। पाठ्यचर्या क्या है, बच्चों के प्रशिक्षण का एक साधन है, शिक्षकों के पास एक साधन है जिसके द्वारा वो सारी क्रियाएं कराता है, ठीक है। सारांश है, पाठ्यचर्या सुनिश्चित जीवन का दर्पण है, सुनिश्चित जीवन का दर्पण है जो विद्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। सुनिश्चित क्रियाओं का दर्पण है, यानी कि उसके थ्रू, दर्पण के थ्रू, दर्पण में क्या देखते हैं, मुंह,
मुंह देखते हैं दर्पण, तो करिकुलम क्या हो गया, तो करिकुलम क्या माना, एक दर्पण है जिसके थ्रू हम अपने आप को देखते हैं, हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज हैं वो सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यचर्या में, अब क्रो एंड क्रो अन्य विद्वान है उनके द्वारा देख लीजिए, पाठ्यचर्या में विद्वानों के विद्यालय या उसके बाहर के सभी अनुभव शामिल है। बाहर कैसा, जैसे कि पिकनिक पे जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, टीचर्स लेके जाते हैं बच्चों को, तो विद्यालय के अंदर तो है पढ़ने लिखने का और ये खेल कूद के मैदान का और प्रयोगशाला का, बाहर जाते हैं कहीं उस पर लेके जाते हैं, पिकनिक वगैरह पे लेके जाते हैं, जिसको बाहरी वो बोलते हैं ना भ्रमण के लेके जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी बच्चों को होता है। तो बाहर के भी अनुभव शामिल है जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसका आयोजन बालकों के सामाजिक, इससे क्या होगा, बाहर जाएंगे सामाजिक विकास होगा, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास होगा, बच्चे बाहर जाएंगे उनका डर निकलेगा उनके अंदर का, संवेगात्मक मतलब कि मिलजुल के रहेंगे तो एक दूसरे के प्रति जो वो अलगाव की भावना थी वो कम होगी। संवेगात्मक आध्यात्मिक नैतिक स्तर पर विकास की, नैतिक विकास होता है जब सुबह सुबह प्रार्थना करवाते हैं बच्चे की, सुबह सुबह है ना, प्रार्थना सभा में प्रार्थना करवाते हैं ना, तो नैतिक विकास हुआ। इस प्रकार से ये नैतिक विकास में सहायता प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका करिकुलम। अब हो गया पाठ्यचर्या के, अब ये तो हो गया आपका खत्म हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, यहाँ तक खत्म हो गई। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के उद्देश्य क्या हैं भाई, करिकुलम है, अब इसके उद्देश्य क्या हुआ, उद्देश्य अब 3-4 चीजें तो इसमें डेफिनेशन में आ गई, नैतिक सामाजिक शारीरिक, है ना, और जो है आध्यात्मिक, नैतिक सामाजिक शारीरिक आध्यात्मिक, ये बात आ गई ना विकास, तो यही इन्हीं को हम इसमें उद्देश्य में ले आते हैं। तो क्या हुआ करिकुलम के उद्देश्य क्या, इसके क्या होंगे उद्देश्य क्या होंगे, सबसे पहले होगा किसी भी स्टूडेंट का बहुमुखी विकास करना, है ना, स्पिरिचुअल, फिजिकल और सोशल, साइकोलॉजिकल और नैतिक, मतलब मोरल डेवलपमेंट, ये सारा डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, बच्चे का बहुमुखी विकास करना इसका उद्देश्य है। दूसरा है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, जैसे पेस्ट्रोजी जी ने कहा है कि अंतर्निहित शक्तियों, उन्होंने कहा है कि बच्चे के अंदर तो सारी शक्तियाँ पहले से ही हैं, हमें तो केवल उनको क्या करना है, बाहर निकालना है, और उनके लिए हम बाहर निकालने के लिए हमें उन्हें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जब हम इन्वॉल्व करेंगे, तरह तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, तो उनकी जो अंदर छुपी हुई, अंदर दबी हुई जो शक्तियाँ हैं वो निखर जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, और वो अच्छी तरह से प्रफुल्लित हो जाएंगी। तो वो कौन सी अंतर्निहित शक्तियाँ, सामाजिक, आध्यात्मिक, है ना, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, इन सब गुणों का विकास। और क्या होगा, और क्या आएगा, जब सब इकट्ठे रहेंगे वहाँ होते हैं तो प्रजातंत्र की भावना का विकास होता है, अच्छे नागरिक बनने की भावना का विकास होता है। जब सुबह उठ के आते हैं, सुबह 7 बजे प्रार्थना करेंगे, शिक्षकों को सम्मान करेंगे, नमस्ते करेंगे, हैं, बच्चों से आपस में प्यार से रहेंगे, तो ये सब चीज़ें, और वो आदर्श नागरिक बनने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। जो अशिक्षित होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं या शिक्षित होते हैं, वो आदर्श नागरिक बनते हैं भविष्य में। ठीक है, इसीलिए शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता है। कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, जब उन्हें कोई हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई समस्या दे दी या इंक्वायरी मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके अंदर क्या डेवलप होती है, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति, अपने डिसीजन लेने की शक्तियाँ, विकास होता है इनका। जीवन मूल्यों का, जीवन मूल्य कि जब हमारे जीवन मूल्य की हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, दूसरों का आदर करना है, सबसे मिलजुल कर रहना है, मदद करनी है, तो इस तरीके से हम उन करिकुलम के द्वारा बच्चों के अंदर जीवन मूल्य का भी क्या करते हैं, जीवन मूल्य का निर्माण करते हैं बच्चों के अंदर। पाठ्यचर्या निर्माण के आधारभूत सिद्धांत, ये आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम क्या है, अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, इसके कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को ध्यान, उसको जो सिद्धांत है उनके द्वारा ही क्या बनागा, वे जो ये करिकुलम बनाना, तो उससे पहले कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को फॉलो करना होगा करिकुलम को। करिकुलम में भी सारे सिद्धांत होने चाहिए, तभी एक अच्छा करिकुलम बनकर तैयार होता है। जैसे कि भाई कोई मान ली जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का वो हो गया है ना, सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है। भाई मान लीजिए हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसे हम, मान लीजिए मैं इंग्लिश की विद्यार्थी हूँ, मैं इंग्लिश से कर रही हूँ, मैं एजुकेशन करती हूँ, तो मैं किसी दूसरे विद्यालय में जा करके एजुकेशन को पढ़ाऊँगी भी, तो है ना, तो वहाँ मैं यूज़ करूँगी, वहाँ से मैं अर्निंग करूँगी, तो उपयोगिता हुई ना, मेरे अपने जीवन में भी उपयोगिता हुई करिकुलम की, और जो
हुआ मैंने, उससे पैसा भी कमाया, तो उपयोगिता हुई हमारे जीवन में, है ना। क्योंकि व्यावसायिक उपयोगिता मतलब व्यावसायिक रूप से और अपनी पर्सनल जो क्वालिटीज इंप्रूव होती है वो इन सब संबंधित इसका मतलब है। रचनात्मक या सृजनात्मक, जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए रचनात्मक है कि हम कोई मान लीजिए कोई बच्चे के पास आर्ट है तो आर्ट जो है रचनात्मक, मान लीजिए किसी को कोई जो है साहित्य में बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो साहित्यकार बन जाएगा, रचनात्मक। कोई कलाकृतियों में बहुत अच्छा है ना, कोई वो कुछ जो है कोई ड्राइंग की बहुत अच्छी, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, कोई अन्य मतलब व्यवसाय में जा सकते हैं, मतलब इस तरह से उनका वो होना चाहिए। रचनात्मक और सृजनात्मक भी होने चाहिए। बहुत क्लासेस होती है ना, जैसे कोई ड्राइंग, किसी के पास म्यूजिक, किसी के पास पेंटिंग, है ना, ये सब होती हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का कि बच्चा वहाँ एक्टिव रहना चाहिए। बच्चे ये नहीं कि थ्योरी पढ़ा दी तो अब तो हर सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकली, हर सब्जेक्ट के साथ 20 नंबर किसी क्रियाओं के ही जोड़ दिए गए हैं। अन्य जो क्रिया बच्चा करता है स्कूल में उन क्रियाओं के भी 20 नंबर जोड़ दिए। नैतिकता एवं उत्तम आचरणों के सिद्धांत, नैतिकता पूरे वर्ष बच्चों ने कैसा किया उसके भी यानी कि नैतिक और क्या होना चाहिए उसमें, नैतिकता एवं उत्तम आदर्शों का सिद्धांत। नैतिकता की बातें भी होती हैं, उत्तम आदर्शों का सिद्धांत। लचीलेपन का को मतलब बनाने से पहले सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ना। उसमें नैतिकता होनी चाहिए, यानी कि उसमें ये सिखाए जाएंगे अहिंसा क्या चीज़ है। उसमें ये नहीं कहा जाता कि हिंसा करो, उसको कहते हैं अहिंसा करो, सत्य बोलो। तो नैतिकता की सब चीज़ों सिखाई जाती है। लचीलेपन का सिद्धांत, बाई चांस कि करिकुलम चल रहा है लेकिन एक आवश्यकता हुई कि ये करिकुलम में इंक्लूड करना है तो वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि यानी कि वो चलता है सालों 10 साल 20 साल चल रहा है। जैसे एनईपी हुआ है ना 2020 में जो है बदलाव हुए हैं, इस तरीके से बदलाव होने के भी चांसेस उसमें होने चाहिए कि नई चीज़ क्या इंक्लूड कर रही है। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन आ गई अब, है ना, टेक्नोलॉजी आईसीटी आ रही है, आ रही है। इस तरीके से नए सिलेबस को इंक्लूड करने के लिए उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर विकास एवं प्रगतिशीलता, विकास एवं प्रगतिशील का निरंतर प्रगति हो रही है, निरंतर विकास हो रहे हैं। तो ऐसे में जब रोज नए विकास हो, नए इन्वेंशन हो रहे हैं तो उन सबको भी बच्चों को पढ़ाना आवश्यक हो जाता है करिकुलम के जरिए। तो वो भी एक सिद्धांत है इस करिकुलम का, है ना। अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत क्या कि अनुभवी की पूर्णता सिद्धांत है कि जो करिकुलम बना रहे हैं वो पूर्ण रूप से अनुभव होने चाहिए। उन्हें अनुभव होना चाहिए कि करिकुलम में बच्चों को क्या अनुभवी होना चाहिए कि किस क्षेत्र में, मतलब किस तरह के बच्चों को सब्जेक्ट में हम किस तरह का जो पाठ्यक्रम है वो उसमें बनाएं। खाली समय के सदुपयोग के सिद्धांत, खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत, जैसे कि बीच में बच्चे खेलते हैं, 1 घंटे का जो बीच में ब्रेक होता है उसमें खेलते हैं, नई एक्टिविटी करते हैं। संस्कृति में सभ्यता का, संस्कृति में सिखाते हैं ना, जैसे ये जयंती होती हैं, रामचंद्र जी का जो है मतलब दशहरा होता है, अष्टमी होती है, फिर छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों में दीपावली के दिन दीपक बनवाया जाता है। तो इस तरह से संस्कृति और सभ्यता का विकास होना चाहिए। प्रजातांत्रिक भावना का विकास, प्रजातांत्रिक भावना का विकास है कि सबके साथ समानता के साथ रहो। प्रजातांत्रिक भावना का मतलब है कि जाति भेद, धर्म भेद, है ना, ऊंचाई, इंक्लूसिव के बाद में तो कोई डिसेबल बच्चा भी साथ में पढ़ेगा, तो इस तरह का कोई भी भेद नहीं होना चाहिए क्लासेस में। इस तरह का भी उनके अंदर करिकुलम बनाया जाता है। सह संबंध का, एक करिकुलम से दूसरे करिकुलम का संबंध, जैसे हम जो है पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे स्टैटिक्स हमने एजुकेशन में पढ़ी, स्टैटिक्स का जो कॉमर्स में भी है, स्टैटिक्स और किसी अन्य सब्जेक्ट अर्थशास्त्र में भी है, तो हम जोड़ के देख सकते हैं। वही ज़्यादातर फॉर्मूले थोड़े चेंज होते हैं लेकिन मेन मोटा मोटा फाउंडेशन मेन मोटा मोटा वही होता है, ठीक है। संतुलन का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत क्या है कि बैलेंस होना चाहिए, करिकुलम में बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस तो कोई भी चीज़ खराब होती है। इम्बैलेंस का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए बैलेंस ये है कि मान लीजिए हमें टीचर एजुकेशन देनी है, तो टीचर एजुकेशन देने के लिए हमें किन किन फेजेस को हमें पढ़ाना है, किन किन आधारभूत सिद्धांतों को हमें पढ़ाना है, किन किन जो है उद्देश्यों को हमें हमारे पास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पहले से तैयार हैं कि ये हमें बच्चों को बताने हैं। तो इनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संतुलन का ये सिद्धांत, इस तरह से संतुलित करिकुलम हमारा जो है संतुलित होना चाहिए, ठीक है। चेतना का विकास, कॉन्शियस का विश्वास, कॉन्शियस का मतलब कि एक बच्चे के अंदर चेतना का विकास करना, वो डल ना रहे बच्चा बिल्कुल भी, है ना, कॉन्शियस रहे वो हर चीज़। कॉन्शियस का सिद्धांत भी जब बच्चा क्लास में रहता है तो टीचर पढ़ाता है तो कॉन्शियस ही रहता है, तो वो यानी कि प्रेजेंट में रहना, बच्चों को कॉन्शियस रहना सिखाता है
पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति मैंने लिखा नहीं है और ना मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, क्योंकि इतना ही बहुत है। शुरुआत में आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। कल जो है हम पढ़ाएंगे पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, स्ट्रेटजी ऑफ करिकुलम, और पढ़ाएंगे करिकुलम स्ट्रेटजी और स्टेजेस पढ़ाएंगे कल हम, ठीक है। स्ट्रेटजीज पढ़ाएंगे और स्ट्रेटजीज पढ़ाएंगे कल। स्ट्रेटजीज और स्टेजेज हम पढ़ाएंगे कल, ठीक है। और आज हम कर लेते हैं अपने PYQ। चलिए आइए PYQ कर लेते हैं। हमारा 80 तक हो गए थे PYQ 2024 के। हमारे PYQ हो गए थे जो नई हुई थी ना, पुनर्परीक्षा हुई थी उसकी, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट होती है ना हमारी, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट होती है ना, तो वही है। नाम तो नहीं बताया है कि असेसमेटिव है या फॉर्मेटिव है, लेकिन केवल एक शब्द बोला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इज यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स, includes clear goals for the learning activity, reflects a view of learning, requires student to ask question about their learning। बताइए असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? अधिगम गतिविधि के लिए स्पष्ट लक्ष्य सम्मिलित करता है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, इज यूज टू प्लान फ्यूचर। असेसमेंट हम इसलिए करते हैं लर्निंग का, बच्चा पास हो गया तो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, है ना। इज यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट दोनों ही हैं। तो दोनों ही है इसमें एक शब्द में इंक्लूड। तो उनका हमारा जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि बच्चा एग्जाम में पास हो जाए, किसी कॉम्पिटिशन में पास हो जाए, ठीक है, ये होता है। द 82 क्वेश्चन है, द वर्धा एजुकेशन कमिटी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन दैट रिकमेंडेड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज चेयर्ड बाय। शिक्षा पर व्यय बढ़ाने की अनुशंसा करने वाली केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, है ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की वर्धा शिक्षा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, BG खेर, JL नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जाकिर हुसैन। ये फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, तो याद ही करना पड़ेगा आपको, है ना। वर्धा शिक्षा समिति के बारे में अगर आप जानते हो तो ये 1937 में स्थापना वर्ष इसका 1937 में था, है ना। और इसकी जो समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो उस समय भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे, है ना। ये जो समिति थी वो शिक्षा के लिए व्यापक योजना तैयार करने के लिए बनाई गई थी, है ना, जिसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये जो योजना थी उसे बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधारणा पर आधारित थी, बुनियादी शिक्षा पर, जिसका जो उद्देश्य था 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। तो 83 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, तो सूची 1 है के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो क्या बोलेंगे हम? नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, सलेमान का स्टेटमेंट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है। 2 क्वेश्चन तो डिसेबिलिटी से संबंधित ही हैं। तो जो इसका जो सही है पहला है राष्ट्र, इसको हिंदी में देख लेते हैं, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। सलेमान का वक्तव्य, दिव्याजन सलेमान का वक्तव्य कब आया था? ये आया था 1994 में, 2016, 2006, 1999, 1994 इस तरह दिया है, 2016, 2006, 1999, 1994, ये इसके सामने दे रखे हैं, लेकिन हमें सही चॉइस दिखानी है, स्टूडेंट बतानी है। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के सामने है 1999, 1999 में हुआ था राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। सलेमान का हुआ था 1994 में। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हुए थे 2016 में। और संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ, ये हुआ था हमारा ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार संधि हुई थी 2006 में, ठीक है। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन फिल्डर्स कॉन्टीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन फिल्डर्स कॉन्टीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप। क्या मतलब
निम्नलिखित में से कौन सा फील्डर के नेतृत्व के आकस्मिक मॉडल का सोपान नहीं है ना। ये फील्डर कौन थे? अधिकारयुक्त नेता हमारे फील्डर के नेतृत्व के आकस्मिक मॉडल का आकर्षित मॉडल सन 1960 के दशक में फ्रेड फील्डर द्वारा विकसित इस मॉडल का संदर्भ था स्थिति के आधार पर सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली की पहचान करना है। क्या मतलब था इसका? आकस्मिकता मॉडल का मतलब था कि स्थिति क्या, यदि कि मान लीजिए स्थिति खराब हो गई, ऐसी स्थिति आ गई कि नेता चुनना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता कि अगर हम कोई नया नेता ना चुने, तो उसको चुनने का जो एक तरीका था है ना, उसको कहा जाता है फील्डर्स नेतृत्व आकस्मिकता मॉडल। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिकम एन ऑथोरिटी लीडर, आइडेंटिफाई लीडर्स, एक्सेस द सिचुएशन, सेलेक्ट बेस्ट लीडर मॉडल। तो क्वेश्चन कौन सा ये है? बिकम एन ऑथोरिटी लीडर। इसका जो सही आंसर है वो है बिकम एन ऑथोरिटी लीडर। क्यों? अधिकारयुक्त नेता बनना फील्डर के नेतृत्व के आकस्मिक मॉडल का सोपान नहीं है, क्योंकि वो तो आकस्मिक मॉडल में इसका सोपान नहीं है ना, वो तो आकस्मिक चुनते थे। तो ये है अधिकार तो हमने पहले से ही हमने पूरी प्लान की हुई है नेता को चुनने की, तो वो तो होता हमारा ऑथोरिटी। लेकिन चूंकि हम एक आकस्मिक चुन रहे हैं तो ये इसका आंसर सही नहीं है। 85 है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ सिनकोरोनस कम्युनिकेशन। समकालिक संचार के निम्नलिखित उदाहरण है, वीडियो ब्लॉग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रिक मेल, वर्चुअल क्लासरूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से डाल लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इसका है समकालीन। समकालीन मतलब सामने, समकालीन का मतलब समान, सामने, आमने सामने। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी इसकी, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाएगी इसकी, और वर्चुअल क्लास में भी आमने सामने दिखाई देते हैं। तो ये जो है पांचों में से इसके 3 ही ऑप्शन सही हैं। 86 अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस नॉलेज इंक्रीजेज थ्रू द प्रेजेंस ऑफ। 2 शब्द याद रखिए पियाजे के, जब भी बच्चों का जो है नॉलेज इंक्रीज आ जाए 2 शब्द रखना आप। इसमें दे रखे हैं 5 शब्द, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन, स्कैफोल्डिंग, एकोमोडेशन, एप्लीकेशन। आत्मसातीकरण, अनुकूलन, सहायता, समायोजन, अनुप्रयोग। 5 दे रखे हैं ऑप्शंस, 5 में से इनके 2 सही हैं। कौन से? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, समायोजन। ये प्याजे जहाँ आए ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि प्याजे के अनुसार बालक का ज्ञान, बालक के ज्ञान से संबंधित हो, और ये 5 ऑप्शन हो या इनके अलावा कुछ और भी ऑप्शन हो, और 2 ऑप्शन उसमें हो, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, तो आपको उनमें ही सही जवाब लगाना है। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम 87। A-B पोर्ट्रेल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सिचुएशन इन देयर रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट इज। सामाजिक समूहों और स्थितियों का उनके वास्तविक जीवन संदर्भ में चित्रण और व्याख्या है। क्या ये उससे संबंधित है रिसर्च का। ये क्वेश्चन कौन सा है? रिसर्च का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और रिसर्च भी कौन सी हमारी ये आ जाएगी हमारी एथनोग्राफी। कौन सी आ जाएगी? एथनोग्राफी, जिसमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में ही हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन, ग्राउंडेड थ्योरी है ना, एथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, केस स्टडी। तो इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट वो है एथनोग्राफी। ठीक है, अब आ जाते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फिलोसफी, सांख्य, वेदांता, जैनिज्म, बुद्धिज्म। 4 दे रखे हैं। अब इनके सामने दे रखे हैं फिलोसोफर्स, ये फिलोसफी है, इनके सामने है फिलोसोफर्स, दिंगनांग, पार्श्वनाथ, कपिल आदि, शंकराचार्य। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट टू सिंपल क्वेश्चन है। तो सबको ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, बीएड से पढ़ते आ रहे हैं, एमएड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैनिज्म का किससे है? पार्श्वनाथ से। बुद्धिज्म का दिंगनाग, वेदांत का आदि शंकराचार्य, और सांख्य जो फिलोसफी है उनका है कपिल। ठीक है, अब आया 89 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन डिक एंड कैरी इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल। डिक एंड कैरी मॉडल कौन सा है? अब इनमें दे रखे हैं आपके जो है कितने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। 5 ऑप्शन में से हमें इनको क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन डिक एंड कैरी इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल। स्टेप्स को, इनके स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, ये
एक तो ये हो गया डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ऑनगोइंग रिवीजन, आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन गोल्स, डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट। सबसे पहले कोई भी अधिकतर, सब जगह नहीं लेकिन अधिकतर, सबसे पहले हम कोई भी काम करते हैं हमें गोल निर्धारित करते हैं, तो इसमें भी एक ऑप्शन है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन गोल। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे इंस्ट्रक्शन गोल, उसके बाद में हम क्या करेंगे डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, नहीं होगा। फिर हम करेंगे एंट्री बिहेवियर। हमने कोई निश्चित बना लिया हमने, है ना, कि इंस्ट्रक्शन गोल बनाए हमने कि हमें ये इंस्ट्रक्शन देने हैं, यानी क्लास में ही है, टीचर है, इंस्ट्रक्शन गोल ये मुझे आज ये पढ़ाना है, उन्हें पहले से लक्ष्य निकाल लिया। तो हमने तो निर्धारित कर लिया, लेकिन क्लास में भी तो कोई होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट भी तो होने चाहिए। तो आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, आप उसके व्यवहार की पहचान करेंगे, इसको पहले से क्या आता है, ठीक है। फिर है ई, यानी कि डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट। फिर मानक परीक्षण का विकास करेंगे, मानक परीक्षण का विकास, मानक परीक्षण, ये जो बिहेवियर है किन मानकों पर खरा उतरेगा, इसके लिए क्या क्या मानक हैं उनको करेंगे डेवलप, ठीक है। ये जो है इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फिर हम नंबर पढ़ा दिया, बच्चे का देख लिया, फिर हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद डेवलप क्राइटेरियन टेस्ट, और उसके बाद में क्या करेंगे हम, सी ऑन गोइंग रिविजन। फिर हम करेंगे ऑन गोइंग रिविजन, यानी कि DAEBC, इसका आंसर सही है DAEBC, इसका DAEBC, यानी कि पहले करेंगे आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शन गोल्स, उसके बाद हम आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, फिर इसके बाद करेंगे डेवलप क्राइटेरियन, फिर टेस्ट बनाएंगे, हमें किस टेस्ट पर उसको वो करना है, टेस्ट करना है उस बच्चे का, क्राइटेरियन टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। और फिर जो है, और फिर भी डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और उसके बाद सी ऑन गोइंग रिविजन, फिर उसका नियंत्रण संशोधन करेंगे। ये इस मॉडल का जो है डिक एंड कैरी मॉडल प्रभावी अनुदेशात्मक कार्यक्रम डिजाइन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण है। ये व्यवस्थित दृष्टिकोण है, इस संदर्भ में विषय वस्तु, शिक्षण और उद्देश्य के बीच अंतर संबंध पर जोर दिया जाता है। इस मॉडल का उपयोग इसकी विस्तृत और संरचित कार्य प्रणाली के कारण शैक्षणिक परिवेश में व्यापक रूप से किया जाता है। ये हो गया आपका, तो पूरे आपके हो गए 90 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ के आते हैं, वो मैं करा नहीं सकती हूँ, है ना, उनको आपको स्वयं से ही करना होगा। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और यूँ ही UGC नेट की तैयारी करते रहिए और पास होके भी दिखाइए। अच्छा, कंपटीशन में टॉप भी करना है। बाय बाय।